ओके बच्चा पार्टी वी वर डूइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ठीक है ठीक है ठीक है मेटल्स पांडे को लेना ओके अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किन किन के बीच में होता है एनी आइडिया फटाफट फटाफट तिवारी आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अमित किसके किसके बीच में होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होगा मेटल्स विच लूज इलेक्ट्रॉन जैसे आपका देखिए सोडियम और क्लोरीन के बीच में सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड हो रहा है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ठीक है तो ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड मतलब ये हो गया आपका Na प्लस और ये हो गया आपका Cl माइनस इन दोनों के बीच में आपका हो जाएगा भाई साहब एक लेट्स से MgCl2 है MgCl2 है मैग्नीशियम क्लोराइड तो हमने कल देखा ये दो इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये हो जाएगा भाई साहब Mg2 प्लस और ये हो जाएगा Cl माइनस ठीक है और इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए आपको दो क्लोरीन एटम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक क्लोरीन एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी है तो दो क्लोरीन एटम दो इलेक्ट्रॉन्स जो मैग्नीशियम छोड़ रहा है इसको लेने के लिए दो क्लोरीन एटम्स की आवश्यकता पड़ेगी एंड दैट्स द रीजन द कंपाउंड MgCl2 तुम ऐसा मत समझो कि ये कोई फॉर्मूला है जैसे देखो है तो ये फॉर्मूला Mg और Cl मतलब ये वन हो गया ये टू हो गया तो हम लिख रहे हैं इसका फॉर्मूला MgCl2 लेकिन ये क्या हुआ कि भाई साहब आप ऐसे करके फॉर्मूला बनाने किसी कंपाउंड का लॉजिक ये है कि मैग्नीशियम भाई साहब दो इलेक्ट्रॉन्स देगा और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन एटम्स लेंगे दैट्स द रीजन इट इज MgCl2 सिर्फ फॉर्मूला तो भाई साहब एक मैथमेटिकली आप उस पर आ रहे हैं लेकिन आपका बेसिक लॉजिक क्या है लॉजिक आपका ये है कि मैग्नीशियम को देने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स है और एक क्लोरीन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है इसलिए एक और क्लोरीन एटम की आवश्यकता पड़ रही है ठीक है सो दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ MgCl2 खैर यहाँ पे दीज आर बेसिकली नोन एज आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स ठीक है ओके compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic और electrovalent compounds तो इनको हम क्या बोलेंगे आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे जहां एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स गए हैं ठीक है और जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुई है इनको अपन बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स ठीक है क्लियर है ओके प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ज्यादा करके हार्ड होंगे ठीक है बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने हैं ये तो along with the fact that they are benefiting both the ions are benefiting by either donating or accepting electrons and completing their octet the major thing is that they are hard in nature why because they have a strong electrostatic force of attraction ठीक है सो आपका सोडियम है और ये क्लोरीन है ये इनके बीच में भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है तो इसीलिए ये हार्ड होंगे भाई साहब और क्या हो जाएगा भाई साहब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कहाँ है भाई साहब इसको अभी आप बोल रहे हैं इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब आप किसी चीज को मेल्ट कराते हैं या बॉयल कराते हैं तो बॉइलिंग तो बाद में आएगी सॉलिड है इसको मेल्ट कराने के लिए आपको इसके बीच के जो फोर्सेस है उसको तोड़ने पड़ेंगे और अगर ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो इसका मतलब आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी हाई हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा क्योंकि आप मेल्टिंग क्या होता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट का कन्वर्जन और बॉइलिंग क्या होता है लिक्विड से वेपर फेज का कन्वर्जन तो अगर ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये भी बढ़ जाएगा ठीक है क्योंकि आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना है वो टूटेगा तभी तो भाई साहब वो लिक्विड बनेगा और फिर लिक्विड के बाद गैस बनेगा ठीक है सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आयनिक कंपाउंड्स का जनरली दे आर सोल्यूबल इन वाटर इसका रीजन क्या है कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है व्हाई आर दे जनरली सोल्यूबल इन वाटर आयनिक कंपाउंड जनरली सोल्यूबल इन वाटर क्यों होते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक ठीक है ये इसको याद रखना लाइक डिजोल्व्स लाइक ठीक है तो आयनिक कंपाउंड्स किससे बने होते हैं भाई साहब आयन से बने होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो जैसे समझ लो आपका NaCl है ना NaCl है तो ये आयन से बना हुआ है ठीक है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से NaCl बना है दोनों में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो लाइक डिजोल्व्स लाइक अगर मैं बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड क्या है सल्यूबल इन वाटर है सल्यूबल इन वाटर है तो इसका मतलब वाटर में भी आयंस होने चाहिए और वाटर में आयंस कैसे होंगे भाई साहब वो तो कोवैलेंसी से बना हुआ है वाटर क्या है कोवैलेंट कंपाउंड है कैसे भाई साहब देखो यहाँ पे
हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देगा। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, 6। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, और दूसरा हाइड्रोजन इधर से आ गया भाई साहब, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो अभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया, बोथ आर स्टेबल, ये बन गया आपका H2O, ठीक है। तो यहाँ तो सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं भाई साहब। तो ये लाइक डिसॉल्व लाइक कहां से बोल रहे हो आप, ठीक है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड्स है तो आयनिक बॉन्ड्स तो है नहीं, तो कैसे आपका एक आयनिक कंपाउंड एक कोवैलेंट कंपाउंड में डिसॉल्व हो रहा है, मुद्दा ये है। तो इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए हमको इसके स्ट्रक्चर में जाना पड़ता है। तो जो स्ट्रक्चर है, आपको लग रहा है कि वैसे भी ऐसा स्ट्रक्चर, लेकिन एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, देखो अभी अगर हम देखें ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये ऑक्सीजन है, तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या करेंगे, ये आप आगे चल के पढ़ोगे, मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास फालतू के पड़े हुए हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये टेव नीचे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, ठीक है। जिसके वजह से हाइड्रोजन के साथ कैसी बॉन्डिंग हो रही है तुम्हारी, ये हाइड्रोजन भाई साहब इधर नीचे आ गया, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन भी भाई साहब किधर आ गया, आपका नीचे आ गया। जिसके वजह से आपके फोर्सेस क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, फोर्सेस आपके कैंसिल आउट नहीं हो रहे। अगर आमने सामने होता तो फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है भाई साहब, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये समझ लो भाई साहब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है, ये बराबर आमने सामने रहेंगे भाई साहब, दे विल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, जिसके वजह से इसमें कोई भी आयनिक बॉन्ड डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो पुल है, इसकी वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स और इसकी वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा। इसको हम डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। फिलहाल आप इसमें माथा पच्ची मत कीजिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि वाटर आयनिक कंपाउंड होने के बावजूद भी उसको बोला जाता है पोलर सॉल्वेंट। व्हाई, बिकॉज उसमें चार्जेस नलीफाई नहीं हो रहे हैं, चार्जेस का एक डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसे दोनों हाइड्रोजन सामने आमने होते हैं ना, तो भाई साहब ये नलीफाई हो जाता है, ठीक है। देखो कैसा होता है, अभी देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, ठीक है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, तो इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा ज्यादा। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है जिसमें था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो शेयर्ड पेयर है, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये जो शेयर्ड पेयर है, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ये फोर्स, समझ में आ रहा है। तो नेट डाइपोल कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऐसे ना होकर ऐसा हुआ तो ऐसे है भाई साहब अभी, ठीक है। तो ये है ऐसा, तो अभी तो भाई साहब ये, सॉरी ये अपना डॉट और ये क्रॉस, तो अभी भाई साहब ये इस तरफ पुल कर रहा है और ये इस तरफ पुल कर रहा है, तो अभी एक रिजल्टेंट फोर्स डेवलप हो रहा है, एक रिजल्टेंट डाइपोलैरिटी आ रही है, जिसके वजह से ऑक्सीजन के मत्थे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भाई साहब होता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इससे थोड़े से दूर चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इससे थोड़े से दूर चले जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। एंड दैट्स द रीजन वाटर डेवलप्स डाइपोलैरिटी। खैर हम इसको तो नहीं, तो इसीलिए ये रीजन है आपका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और अदर कोवैलेंट बॉन्ड्स होने के बावजूद भी आपके जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर जनरली soluble in water. So in spite of they being covalent compounds, they are soluble in water. ठीक है, ओके। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर्स क्यों होंगे, क्योंकि आयन से बने हुए हैं, ठीक है। दे विल बी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर जनरली ब्रिटल, ठीक है। जनरली भाई साहब आपके ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल होते हैं मतलब इनको तोड़ना आसान होता है, ठीक है, जनरली ब्रिटल होते हैं, ठीक है, ओके। So this was about ionic compounds, ठीक है। Now we are going to get into occurrence of metals, ठीक है, occurrence of metals। तो आपके भाई साहब मेटल्स कहाँ पे अकर होते हैं, फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट होता है, जमीन के अंदर से ज्यादा करके मेटल्स आपके पाए जाते हैं, जिसको अपन फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट बोलेंगे। और दूसरा क्या है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, दीज आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका कंबाइंड स्टेट, ठीक है। कंबाइंड स्टेट मेटल्स आपने देखा रिएक्टिव होते हैं, सोडियम तो भाई साहब रिएक्ट कर ही जाएगा, पोटेशियम, तो ये फ्री स्टेट में होना इनका लगभग असंभव है। गोल्ड आपका फ्री स्टेट में पाया जा सकता है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। सिल्वर भी आपका फ्री स्टेट में पाया जा सकता है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। दीज आर लो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स।
but combined state and free state. तो metals can be either in free state or native state or in a combined state. ठीक है, जैसे आप अगर देखोगे कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट में पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट में पाया जाता है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, सोडियम के तो तमाम का सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट तमाम चीजों में पाया जाता है। ठीक है, ओके। सो मेटल्स के कंबाइंड स्टेट में क्या होते हैं भाई साहब? ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स, और क्या होते हैं भाई साहब? मेटल के कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, ठीक है, एंड नाइट्रेट्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब। मेटल्स कैन अकर ईदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, मेटल्स इन अर्थ कैन अकर ईदर इन सॉरी फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट। एंड द कंबाइंड स्टेट वी हैव ऑक्साइड्स, जैसे समझ लो एक बहुत बड़ा आपका एल्यूमिनियम का जो रिसोर्स है वो है ये Al2O3, जिसको हम बॉक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अलुमिना भी बोलेंगे, ये एक और है, ये हमको बॉक्साइड से मिलता है। दिस इज बेसिकली एल्यूमिना। ठीक है, कार्बोनेट्स जैसे देख लो आप, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट। आपका जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन मार्बल, वो यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके। सल्फाइड्स, तो सल्फाइड्स में भी जैसे आपका आयरन सल्फाइड, इसको हम आयरन पाइराइड भी बोलते हैं, P2S। ठीक है, ये आयरन पाइराइड है। नाइट्रेट आपके बहुत सारे नाइट्रेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, तो ये हो गया आपका भाई साहब सोडियम नाइट्रेट। ऐसे नाइट्रेट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो है कंबाइंड स्टेट में रहते हैं या फ्री स्टेट में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो मेटल्स कैन अकर बोथ इन फ्री और नेटिव स्टेट or in combined state. When they are in combined state, they can exist as oxides, they can exist as carbonates, they can exist as sulfides, and they can exist as nitrates as well. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। चलिए, मिनरल्स क्या होते हैं भाई साहब? द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स along with other impurities are known as minerals. तो आपके जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, along with other impurities, तो किसी भी चीज को लोहा क्या है, ये जो फर्नीचर में आपने लोहा इस्तेमाल किया, क्या ऐसे ही आपको लोहा मिलता है जमीन के नीचे? नहीं, वो भाई साहब तमाम इम्प्योरिटीज के साथ और तमाम कंपाउंड्स के साथ मिलता है। ठीक है, इट इज अवेलेबल इन दैट फॉर्मेट। तो यू आर नॉट गेटिंग इट इन दैट फॉर्मेट, आपको भाई साहब उसको रिफाइन करना पड़ेगा। यू हैव टू बेसिकली रिफाइन इट। ठीक है, सो द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स along with other impurities are known as minerals. इनको हम बोलते हैं भाई साहब मिनरल्स। The naturally occurring compounds of metals along with other impurities are known as minerals. इनको हम बोलेंगे भाई साहब मिनरल्स। ठीक है, minerals, the naturally occurring compounds of metals along with other impurities are known as minerals. तो आप जो माइन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो लेट्स से ये हो गया आपका 50%। आप देखो यहाँ पे बहुत नीचे जाना पड़ता है आपको। ठीक है, 700 फीट तक आपको सब बोलो जाना पड़ता है। पहले के जमाने में तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता था और काफी लोगों की जाने जाती थी। अभी तो कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, देखो। हाँ हाँ, तो कुछ लेबरर्स लोग फंस गए थे नीचे। तो ये काफी डेंजरस होता है ये एक्चुअली में। हाँ, हम साइंटिफिक तरीके से जाते हैं नीचे, लेकिन बिहार के कोल माइंस में तो कितने लोगों की जानें गई हैं वो हमको मालूम भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोल जब डिस्कवर हुआ, ठीक है, आपका जो छोटा नागपुर प्लेटू है, कोल जब वहां पे डिस्कवर हुआ और कोल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फ्यूल, तो धनाधन भाई साहब कोल एक्सट्रैक्शन चालू हुआ। और इस कोल एक्सट्रैक्शन में भाई साहब लोगों ने, लालच का कोई हिसाब नहीं होता है। ठीक है, तो लोगों ने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज डाल दी, लोगों ने फैक्ट्रीज डाल दी और लेबरर्स को भाई साहब नीचे लेकर जाते थे। ठीक है, और लेबरर्स का कोई मतलब वो नहीं होता था। मतलब आपकी बहुत सारी मूवीज बनी है इस टॉपिक पे। एक मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, ठीक है, उसमें भी आपको दिखाया है, कोल माइंस दिखाया है। ठीक है, उस टाइम पे जो कोल माइंस में कैसे लेबरर्स लोग काम करते थे, काफी सारी गुंडागर्दी वगैरह होती थी और कोल माफिया था बेसिकली। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब आप नीचे जाते हैं तो मालूम नहीं कि कौन सा लेयर खिसक जाए, और खिसक गया तो सब ट्रैप हो जाएंगे वैसा। ठीक है, तब वहीं जिंदा दफना जा जाएंगे। ओके, तो यहाँ इतना नीचे जाना पड़ता है। ठीक है, माइन बी, लेट्स से माइन ए है 50%, 700 फीट। ठीक है, 95% 1000 फीट। ठीक है, आपको जितना प्योर मेटल चाहिए रहेगा उतना नीचे जाना पड़ेगा, और वही उतना रिस्क हो जाता है। तो 700 फीट तक जा रहे हैं अगर आप, तो 550% आपको भाई साहब कोई मिनरल मिल रहा है। 1000 फीट तक जा रहे हैं तो 95% वो मिनरल मिल रहा है। तो मोर डीपर यू गो इनटू द अर्थ, the more is the possibility of getting pure minerals. But at the same time, more you are exposing yourself to the dangers of going deeper inside. ठीक है, तो ये आपके भाई साहब मिनरल्स हो गए। ये माइन सी 80% भाई साहब
500 फीट, ठीक है। सो मिनरल्स भाई साहब जो है वो उससे क्या बनते हैं, ओर्स। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड एज ओर्स। तो वो मिनरल्स जिससे हम प्रॉफिटेबली निकाल, देखो द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, प्रॉफिटेबली मतलब मुनाफे के साथ। ऐसा नहीं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया वैसे, ठीक है। आपने कोई मिनरल निकाला, उसका कोई भाव ही नहीं है, ठीक है। और इंसान इतना चालाक है ना कि जिसका भाव नहीं है उसको भाव लगा देता है, समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे देखो, क्या लोहे का भाव है भाई साहब, है बिल्कुल है, ठीक है। क्या कॉपर का भाव है, क्या एल्यूमिनियम का भाव है, इन सब चीजों को आपको जरूरत है, यू नीड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, यू नीड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन क्या डायमंड का भाव है, कुछ किसी यूटिलिटी में नहीं है हमारा उसका, डायमंड का एक्चुअली में कोई यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन इंसान ने इसका भाव क्रिएट कर दिया क्योंकि ये मिलता नहीं है। तो एक एक कंपनी थी जिसका नाम था डीबीएस, ठीक है। ये डीबीएस कंपनी ने क्या किया भाई साहब, देखा कि ये डायमंड मिल रहा है अफ्रीका में, का कोई मतलब वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज में हमारे काम नहीं आता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी मिलती है। तो इन्होंने भाई साहब कल्चर चालू किया कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करें तो एक डायमंड के साथ करें, ठीक है। या भाई साहब अगर कोई किसी को शादी का प्रपोजल डालना है उस टाइम पे इंग्लिश सोसाइटी में या वेस्टर्न सोसाइटी में ये कल्चर स्टैब्लिश किया। और इसके वजह से भाई साहब लोगों में क्रेजी, भाई साहब सब सब डायमंड का भाव धनाधन बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि भाई साहब एक फालतू का मिनरल होने के बावजूद भी लोग आज इसके पीछे मर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। इसका कोई वैल्यू नहीं है, इससे हमको कोई मतलब प्रोडक्टिव उत्पादन नहीं मिलता है। और इनको देखो वैसा इसमें लगा के इसमें लगा, तो ये एकदम अनवैल्यूएबल चीज है, लेकिन हमने इसको वैल्यू दी है। तो इंसान जहां पे देख रहा है कि भाई साहब कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, जबरदस्ती का वैल्यू लगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो उत्पादन है, उत्पादन का जो कॉस्ट है उससे हमारा सेल का प्राइस ज्यादा होना चाहिए ना भाई, ठीक है। हम डायमंड निकालने जाएंगे कोल माइंस में, इक्का दुक्का कहीं पे डायमंड निकल गया, ठीक है। एक मूवी आई थी ब्लड डायमंड, किसी ने देखा है क्या उसको? खतरनाक मूवी थी वो, एक्चुअली में अफ्रीका में कैसे डायमंड माइनिंग होती थी और वो सब पे है। खैर, तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि इतना लाइफ के रिस्क को एक्सपोज करके और इतना खर्चा करके हम अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक इट अ प्रॉफिटेबल प्रोसेस। अगर चीज का दाम नहीं है तो भाई साहब उसका दाम हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे डायमंड में हमने किया, बाकी सारे जितने भी ओर्स हैं उनकी भाई साहब तो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए मतलब देखो, जहां पे तुमको कुछ चीज मिल नहीं रही है वहां पे तुम खोदे पड़े हो भाई साहब, वहां पे तुम माइनिंग करे पड़े हो, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना वो 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला भाई साहब, ठीक है। तो वैसा हो गया, मतलब आप भाई साहब जा रहे इतना लेबर ओवर लिखा है, 100 ग्राम का आपको भाई साहब आयरन मिला, तो क्या ही आपका मुना। तो इसीलिए बिफोर द माइनिंग प्रोसेस इज इनिशिएटेड, लॉट ऑफ रिसर्च इज डन। आज की तारीख में तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी से इस रिसर्च को कर सकते हैं। स्पेस में आप ऐसे कैमरास इन्वॉल्व करते हैं जिससे आपके रिसोर्सेस आइडेंटिफाई होते हैं। हाँ, यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्स हमको मिल सकता है, यहाँ पे हमको आयरन मिल सकता है, तो वहां पे हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज देयर इज अ प्रोसेस प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड कोर्स। ये नहीं कि भाई साहब खोदे जा रहे भाई साहब 1000 फीट जाने के बाद एक 100 ग्राम का हमको आयरन मिला, तो ये कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। सो इट हैज टू बी प्रॉफिटेबल एंड हैज टू बी कन्वीनियंटली डन एज वेल इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, ठीक है। कोर्स आपका गैंग्यू होता है, गैंग्यू इज व्हाट, गैंग्यू इज बेसिकली आपका जो ores contain many types of impurities, सारे impurities dust धूल मिट्टी इन सब को हम बोलते हैं बेसिकली गैंग्यू, ठीक है। ores contain many types of impurities such as soil sand and rocky substances। तो ये soil हो गया, sand हो गया, rocky substances, पता नहीं कितने thousands of years तक वो ore जमीन के नीचे दबा पड़ा है, तो ऑब्वियसली ये सब उसके साथ चिकट गए हैं, ठीक है। along with the metal compound these impurities are known as gangue, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब। तो आपके ओर्स के साथ ये जो इम्प्योरिटीज अटैच होती हैं इनको हम बोलते हैं गैंजू। तो ओर्स जो इतने सालों से हमारे मतलब जमीन के नीचे पड़े हुए हैं, उनके साथ ये जितने भी पार्टिकल्स अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं भाई साहब गैंजू, ठीक है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे भाई साहब मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी होती क्या है, व्हाट इज मेटलर्जी, द प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स
इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, मतलब मेटल्स को निकालना ओर से, ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं भाई साहब मेटलर्जी। द प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। ओर से मेटल्स का निकालने का जो प्रोसेस है इसको अपन बोलेंगे मेटलर्जी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। दिस प्रोसेस, ओके। सो लेट्स से आपका मेटलर्जी इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ गैंजू, रिडक्शन। ठीक है, तो दो चीजें हैं भाई साहब, एक हो गया आपका रिमूवल ऑफ गैंजू, ठीक है, एंड रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होगा? रिडक्शन दो प्रोसेस से होता है, एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ज्यादा करके हमने देखो वहां पे देखा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स है, कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स है। ऑक्साइड्स हो या कार्बोनेट्स हो, उनमें भाई साहब ऑक्सीजन तो है, तो इस ऑक्सीजन को हमें रिमूव करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है? रिडक्शन जो केमिस्ट्री में डिफाइंड है वही रिडक्शन हम यहाँ पे बोल रहे हैं। रिमूवल ऑफ गैंजू, गैंजू जो आपका भाई साहब सैंड और ज्यादा इंप्योरिटीज जो भाई साहब ओर्स के अंदर घुस रहे हैं उनको निकालना। concentration of ores, so this is basically concentration of ores. Then we have refining. ठीक है, ओके। और concentration of ore, पहले हम इसको क्या करेंगे भाई साहब, concentrated फॉर्म में लाएंगे। तो ओर का concentration कैसे होता है? concentration ore of highly reactive material metal, ठीक है, concentrated ore of moderately reactive metal and concentrated ore of less reactive metal। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी भाई साहब, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या क्या है आपके, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन रिएक्टिविटी सीरीज? तो आपका पहले आ गया पोटेशियम, फिर आ गया आपका सोडियम, जो आपको याद रखना है बेसिकली। ठीक है, फिर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आपका भाई साहब एल्यूमिनियम, फिर आ गया आपका जिंक, ठीक है, आयरन, लेड, ठीक है, फिर आ गया आपका हाइड्रोजन, फिर आ गया आपका भाई साहब कॉपर, फिर मरकरी, फिर गोल्ड एंड देन यू हैव सिल्वर। ठीक है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, सॉरी सिल्वर एंड गोल्ड ना, सिल्वर और ये आपका नीचे गोल्ड। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड और ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो हाईली रिएक्टिव मेटल मतलब ये इस ब्रांच में आ जाएंगे वैसे। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब भाई साहब आपके moderately reactive metals हो गए। These are moderately reactive metals and concentrated ore of less reactive metals, ये आपका भाई साहब less reactive metals की कैटेगरी हो गई, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। तो हम ओर का पहले क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, और ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है कि ओर आपका क्या है। ठीक है, आपका हाईली रिएक्टिव मेटल का ओर है या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का ओर है या लेस रिएक्टिव मेटल का ओर है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर, दैट इज मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड, जिसको अपन बोलते हैं प्योर मेटल। ठीक है, तो इसमें भाई साहब आपका प्योर मेटल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर, मोल्टेन क्लोराइड, तो इससे आपको मिलता है भाई साहब प्योर मेटल। तो जहां पे भी आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, देखो इस चीज को समझो, जितना ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होगा उसके ओर से हमको मेटल को निकालने के लिए अगर हम केमिकल प्रोसेसेस इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेज होगा। वाई? एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये अपने ओर के साथ है, ओर से हम इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इसको पहले पिघला देंगे और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में एक प्लेट में ये डिपॉजिट होने लगेगा। ये खर्चीला प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली खर्चीला प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ने वाली है आपको। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस हम क्यों अपनाते हैं? क्यों ना हम कोई केमिकल प्रोसेस से उसके कार्बोनेट को, कार्बन को सेपरेट कर दें या ऑक्सीजन को सेपरेट कर दें। प्रॉब्लम यह है कि हाईली रिएक्टिव मेटल सबके साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए केमिकल प्रोसेस हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमने केमिकल प्रोसेस लिया और हमारा पर्पस था कि ऑक्साइड से हम प्योर मेटल को निकालें, पता चला भाई साहब उसने कोई और ही कंपाउंड बना लिया। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम। Highly reactive metals have a tendency to react with almost everything. Hence, adopting a chemical process in order to extract the pure metal from their ores becomes difficult. Hence, we would need electrolysis. ठीक है, तो electrolysis बावजूद इसके कि ये खर्चीला प्रोसेस है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हमारा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठीक है, तो ओके, अभी कॉन्सेंट्रेटेड ओर फ्रॉम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, यहाँ पे हम केमिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है भाई साहब आपका कार्बोनेट ओर और दूसरा होता है आपका सल्फाइड ओर। ठीक है, कार्बोनेट ओर में हम प्रोसेस करते हैं कैल्सिनेशन का और सल्फाइड ओर में हम प्रोसेस करते हैं भाई साहब रोस्टिंग का, जिससे अपने को क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से ये सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर में कैल्सिनेशन और ये है रोस्टिंग। एक्चुअली कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कुछ नहीं है,
एक को हम कैरी आउट करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और एक को कैरी आउट करते हैं इन अबंडेंस ऑफ एयर। एक प्रोसेस में हमने एयर को रेगुलेट किया है, ठीक है, ज्यादा एयर नहीं डालेंगे, और दूसरे में हमने एयर की कोई सप्लाई को रोका नहीं, ठीक है। सो इन दोनों प्रोसेस से हमको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड हमने कार्बन के साथ रिड्यूस करा दिया, कार्बन या एल्यूमिनियम के साथ, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेकर भाग जाएगा, इम्प्योर मेटल आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसकी रिफाइनिंग करेंगे आप, ठीक है। सो इसकी रिफाइनिंग करके आपको प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है। ओके, सल्फाइड और का देख लीजिए भाई साहब क्या करना है, ठीक है। इसका करेंगे रोस्टिंग, जिससे आपको इम्प्योर मेटल मिलेगा, और रिफाइनिंग करके प्योर मेटल, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस पीपल। पहला है आपका ओर का पहला प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेशन। अब ये डिपेंड करता है भाई साहब, आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, या लेस रिएक्टिव मेटल है। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तो सीधा अपन कर देंगे इसका इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसका, और इसको पिघला देंगे, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे लेकर जाना पड़ेगा। और याद रहे कि ज्यादा करके जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो अपने कंपाउंड्स बनाएंगे तो वो आयनिक बॉन्ड्स वाले कंपाउंड होंगे, जिनको उनके मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, तो यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी का खर्चा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस से फिर प्योर मेटल आएगा। यहाँ पे आपका भाई साहब क्या, एक कार्बोनेट ओर है और एक सल्फाइड ओर है। कार्बोनेट ओर का कराएंगे हम कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर का कराएंगे हम रोस्टिंग। दोनों ही से हमको क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ द मेटल मिलेगा। ऑक्साइड ऑफ द मेटल को हम रिड्यूस करवाएंगे। रिड्यूस करना मतलब, जैसे समझ लो कोई मेटल है, ठीक है, लेट्स से आपका जिंक ऑक्साइड है, ऐसा जिंक ऑक्साइड मिल गया आपको। अभी जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर आप ट्रीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। या जिंक ऑक्साइड को लेट्स से आपने एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट कराया, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम क्या कर लेगा भाई साहब, एल्यूमिनियम बना देगा Al2O3 प्लस ये जिंक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन को लेकर भागेगा। ये वो बैलेंसिंग हमने नहीं की है, लेकिन दिस इज हाउ इट विल हैपन। ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। तो इम्प्योर मेटल हो गई, इसकी रिफाइनिंग से आपको प्योर मेटल मिल रही है। अभी कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, इसको अपन भाई साहब, जैसे सल्फाइड है, सल्फाइड ओर्स ज्यादा करके लेस रिएक्टिव मेटल्स के होते हैं, जैसे आयरन हो गया, आयरन आपका भाई साहब सल्फाइड और आयरन पायराइड्स बोलते हैं हम इनको, दीज आर नोन एज आयरन पायराइड। तो यहाँ पे भाई साहब आयरन पायराइड से अपन क्या निकालते हैं, सल्फाइड हो रहे, इसका करेंगे अपन रोस्टिंग, तो आपको मिलेगा इम्प्योर मेटल, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड होकर भाग जाएगा। सल्फर जो है वो डाइऑक्साइड होकर भाग जाएगा, आपको इम्प्योर मेटल मिलेगा। इसकी रिफाइनिंग करेंगे तो प्योर मेटल मिलेगा। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत जरूरी है, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब, क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से लिखने हैं। आप लोग जो प्रीलिम्स वगैरह दे रहे हैं, अगर उसमें कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं, मेरे को मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आपकी जो टेस्ट वगैरह आप दे रहे हैं तुम लोग का प्रीलिम्स कब से होगा? अरे कभी तो कुछ तो बता दें भाई साहब। हमारा दिसंबर कब से? स्टार्टिंग दिसंबर से, ओके। साहब तुम्हारा एक हो गया ना प्रीलिम्स, चल रहा है, खत्म हुआ ना एक? और ये क्या कहते हैं उधर, महाबत क्या है तुम्हारे प्रीलिम्स कभी से है? दिसंबर एंड से, बहुत फुर्सत है यार स्टेट बोर्ड वालों को। क्यों इतना लेट लेट भाई साहब तुम लोग का? तुम लोग का भी फरवरी से चालू हो रहा है, इनका भी फरवरी से चालू हो रहा है। बहुत फुर्सत में है तुम्हारे स्कूल वाले। यक्षिता सुषमा में है ना? हम्म। तुम लोग दोनों भगत में हो ना, कुंवर महाबोध, राइट? तुम्हारा भी कुछ बताया नहीं है दिसंबर में? अरे संकेत बाबा क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया, कहाँ तक पहुंचे भाई साहब? क्या कहानी सुना रहा है भाई साहब? हाँ, तब से तो उसको कहानी सुना रहा है।
हिस्ट्री में कितना बाकी है रे साहू? हाँ, है क्या तेरे पास? दिखाओ। वो 3 चैप्टर ही है ना ज्योग्राफी में भाई साहब? हाँ, कौन 7th लेसन तक हुआ है? क्या नाम है इसका 7th लेसन? चलो भाई साहब, इसको जल्दी हो गया क्या ये लिख के फटाफट? ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी भाई साहब, तो देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी है, ये आपके लोअर, ये आपके हायर, और ये आपका मीडियम रिएक्टिविटी। तो आपका देखो ये वाला जो कैटेगरी है ये हायर में आता है, ठीक है। पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक आपका हायर कैटेगरी में आता है, ठीक है। जिंक से लेकर कॉपर तक आपका मॉडरेट में आता है, और मरकरी से लेकर गोल्ड तक आपका लोअर कैटेगरी में आता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ठीक है। ओके, सो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो आपका जो मीडियम रिएक्टिविटी का आपने देखा कि भाई साहब जो मेटल्स है हाइयर रिएक्टिविटी के, उनका तो भाई साहब इलेक्ट्रोलिसिस होगा। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन में पूछ दिया क्या, हमको एक ओर मिला है जिसमें सोडियम नाइट्रेट है, बताओ सोडियम को कैसे निकालेंगे? तो आपका प्रोसेस क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। सोडियम एक आपका हाइयर कैटेगरी में आता है। लेट्स से आपका पोटेशियम क्लोराइड है, आपको मिला है, और इसमें से आपको पोटेशियम निकालना है। तो अगेन आपका प्रोसेस क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि मेटल्स ऑफ दीज आर मेटल्स ऑफ हाइयर रिएक्टिविटी। आपको लेट्स से Al2O3 मिला है, एल्यूमिना, जो बॉक्साइट हो रहे, इसको भी आप एल्यूमिनियम कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस से। तो दीज आर इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम देखो यहाँ पे, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मोर ऑफ अ फिजिकल प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे देखो मेटल्स और मीडियम रिएक्टिविटी से पहले चालू करें, क्योंकि यहाँ पे आपका एक प्रोसेस है रिडक्शन का प्रोसेस। तो पहले आप करेंगे भाई साहब रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, उसके बाद रिडक्शन, उसके बाद रिफाइनिंग होगी भाई साहब, ठीक है। तो आपका जो सल्फाइड के ओर्स हैं, सल्फाइड्स, उनका हम क्या बनाएंगे भाई साहब? ऑक्साइड्स। और कार्बोनेट्स हैं, उनका भी अपन क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स। दोनों को स्ट्रांगली हीट करना है, ठीक। हाँ, गोल्ड में, गोल्ड आपका लोअर है, लोअर रिएक्टिव मेटल है, तो उसका भी भाई साहब आपका जो गोल्ड है दैट इज गोल्ड, या आपका सिल्वर, ठीक है, या आपका मरकरी। आपने देखा भाई साहब लेस रिएक्टिव मेटल्स का क्या प्रोसेस है? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर लेस रिएक्टिव मेटल्स? हाँ, तो आपका जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है भाई साहब, आपने अभी भी देखा ना, देखो यहाँ पे हमने किया, आपका अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो आपका रोस्टिंग करेंगे, सल्फाइड में ज्यादा करके एग्जिस्ट करते हैं। अरे भाई साहब देखो, अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो ज्यादा करके प्योर फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी अगर सल्फाइड और है तो वो रोस्टिंग करके हम इम्प्योर मेटल लाएंगे, और इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करेंगे। अलग अलग रिफाइनिंग प्रोसेसेस होती है, ज्यादा करके आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड का हम ऐसे निकालेंगे, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हीटिंग स्ट्रांगली, सल्फाइड को हमने इन एक्सेस ऑफ एयर किया है। जब हम एक्सेस ऑफ एयर में किसी को पकाते हैं तो हम उसको बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। आपने देखा रहेगा भाई साहब, जो लोग कैंप वगैरह में खाना वाना पका, या आप लोग जब रोस्टिंग करके बनाते हैं, चिकन रोस्ट बोलते हैं ना भाई साहब, तो क्या होता है वो, मतलब आपने उसको रोस्ट किया है ना, तो मतलब वो खुले में पकाया है उसको, ठीक है। जब आप प्रेशर कुकर के अंदर या पतीले के अंदर किसी चीज को पका रहे हो, तो वो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? दैट विल नॉट बी रोस्टिंग, ठीक है, दैट विल बी कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग मीन्स दैट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ एयर, इन एक्सेस ऑफ एयर, बहुत भरपूर मात्रा के एयर में अगर आप किसी चीज को करते हैं तो वो आ जाएगा भाई साहब आपका रोस्टिंग प्रोसेस। और जो कार्बोनेट्स हैं उनको भी हम हीट कर रहे हैं, लेकिन इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और इसको अपन बोलेंगे कैल्सिनेशन। तो व्हाट इज रोस्टिंग बच्चा पार्टी? पहले रोस्टिंग को समझ लेते हैं। तो आपके सल्फाइड्स जो हैं, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, कौन कौन से मेटल्स आपके मीडियम रिएक्टिविटी के हो गए? जिंक, फिर आपका हो गया भाई साहब एल्यूमिनियम, फिर हो गया आपका भाई साहब आयरन, लेड, ठीक है, फिर कॉपर। ऑल दीज आर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। इनका भाई साहब जो सल्फाइड्स होंगे, ठीक है, रोस्टिंग, तो इनको हम रोस्टिंग करेंगे। व्हाट इज रोस्टिंग? हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। सो सल्फाइड ओर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। देखो रोस्टिंग का प्रोसेस है, कैल्सिनेशन के प्रोसेस में अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एक को हम एक्सेस ऑफ एयर में कैरी आउट करते हैं,
और एक को हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में कैरी आउट करते हैं। तो रोस्टिंग मतलब आप ऐसे समझिए कि वैसे रोस्टिंग का प्रोसेस आपने देखा ही है, चिकन रोस्ट वगैरह जो भी हम करते हैं तो वो ओपन में करते हैं वैसा, है ना? ठीक है, तो ये ओपन में करते हैं मतलब आपने भरपूर मात्रा में एयर दिया रखा है ना उसको। ठीक है, so that is called roasting. The sulfide ores are first converted into oxides by heating strongly in excess of air. So ये जो आप strongly heat कर रहे हो in excess of air को, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? This is known as roasting. This is known as roasting. This process is known as roasting. इसको लिख लीजिए भाई साहब। सल्फाइड ओर को पहले तो जो आपके मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के सल्फाइड ओर्स को आप करते हैं रोस्टिंग। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के सल्फाइड ओर्स को आप करते हैं भाई साहब रोस्टिंग। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। Done. The sulfide ores are first converted into oxides by heating strongly in excess of air. This process is called as roasting. ठीक है, तो जिंक सल्फाइड है भाई साहब, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ ऐड किया तो ये बन गया आपका जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड है भाई साहब, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है? तो जिंक सल्फाइड का भाई साहब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है और इसका सल्फाइड और इसको अपन ने ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग कराया, मतलब एक्सेस ऑफ एयर में इसको हीट किया। एक्सेस ऑफ एयर में हीट किया तो इसका ऑक्साइड फॉर्मेट आया और सल्फर डाइऑक्साइड एज अ गैस भाग गया। तो वी हैव टेकन केयर ऑफ वन इंप्योरिटी दैट इज सल्फर। ठीक है, एक इंप्योरिटी हमने हमारा चला गया सल्फर, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो गया एंड वी डू नॉट नीड ऑक्सीजन। तो नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ रिमूविंग द ऑक्सीजन पार्ट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ये रोस्टिंग का पार्ट है। सल्फाइड रोस्ट का करते हैं अपन रोस्टिंग। तो जैसे इसको बैलेंस करना है, 2ZnS plus O2 will be equal to 2ZnO plus 2SO2। कैल्सिनेशन, कार्बोनेट्स, ये जो हीटिंग है इन लिमिटेड एयर दैट इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के ओर्स दो फॉर्मेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। सल्फाइड्स को हम रोस्टिंग से एक्सपोज करते हैं दैट इज हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, एंड कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स को हम कैल्सिनेशन में करते हैं, मतलब इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। नाउ लेट्स से कैल्सिनेशन, तो आपका भाई साहब द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। यहाँ पे लेट्स से जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, अभी जिंक कार्बोनेट को अगर आपने हीट किया तो ये बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों भी आपके जिंक, इसको समझ लो, दोनों भी आपके जिंक के ओर्स हैं। एक आपका सल्फाइड ओर है और एक आपका कार्बोनेट ओर है। जिंक क्या है? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है। तो आप मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का प्रोसेस करते हैं। जो सल्फाइड ओर है उसका आप रोस्टिंग करते हैं, मतलब वहां पे ऑक्सीजन देखो एयर से ऐड हो रहा है, हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। और जो आपका भाई साहब कार्बोनेट है उसमें आपको दिख रहा है ऑक्सीजन ऐड होते हुए? नहीं, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये प्रोसेस भी हीटिंग से होती है लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अगर आपने भाई साहब इसको भी एक्सेस ऑफ एयर में कर दिया तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हालांकि दोनों में आपका देखो जो प्रोडक्ट आ रहा है, दोनों में आपका जिंक ऑक्साइड आ रहा है। इन बोथ ऑफ देम यू गेट जिंक ऑक्साइड एज द फाइनल प्रोडक्ट, बट इन दिस केस ऑक्सीजन इज नॉट गेटिंग एडेड। Here it is a decomposition process. Here it is an addition process. समझ में आ रहा है भाई साहब? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का फर्क समझ में आ रहा है? रोस्टिंग में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप ऑक्सीजन के सप्लाई में उसको हीट कर रहे हो, जिसके चलते क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है। कैल्सिनेशन में आप क्या कर रहे हो भाई साहब? कैल्सिनेशन में इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में उसको हीट कर रहे हो, जिसके वजह से देखिए प्रोडक्ट वही बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड दोनों में भी मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ये मेटालिक ऑक्साइड और ये मेटालिक ऑक्साइड का प्रोसेस बनने का अलग अलग है। एक रोस्टिंग से बना है और एक कैल्सिनेशन से, एक सल्फाइड ओर से बना है और दूसरा कार्बोनेट ओर से। आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? समझ में आ रहा है? कौन क्वेश्चन? नहीं? ओके, इसको लिख लीजिए कैल्सिनेशन। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन।
डन डन डन, जल्दी 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 फटाफट। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का बात समझ में आ रहा है। पहले मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, उसका दो टाइप का और, सल्फाइड और कार्बोनेट। सल्फाइड और की करेंगे आप रोस्टिंग, और कार्बोनेट और की करेंगे आप कैल्सिनेशन। रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। तो जैसे जिंक सल्फाइड है ZnS, इसको आप एक्सेस ऑफ एयर में अगर हीट करेंगे तो आप देखोगे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तब जाकर ये बन रहा है जिंक ऑक्साइड। और वो सल्फाइड ऑक्सीजन लेकर भी भाग रहा है इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर आपका भाई साहब कार्बोनेट और है, तो कार्बोनेट और में होता है आपका कैल्सिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कैल्सिनेशन? हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर मतलब आपका कैल्सिनेशन में क्या हो जाएगा, दोनों भी सूरज सो रहे हैं, ये वाला भी और वो वाला भी। हाँ, सूरज डूबा ही हुआ है, ठीक है। वो वाला भी सूरज उधर पीछे सो रहा है, एक आगे बैठ के सो रहा है, एक पीछे बैठ के सो रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। जिंक कार्बोनेट, ये क्या बन जाएगा भाई साहब आपका कैल्सिनेशन में? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ये आप हीट कर रहे हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्लियर? आर वी क्लियर? ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। आर वी क्लियर एज टू वेयर वी हैव टू अप्लाई रोस्टिंग एंड वेयर वी हैव टू अप्लाई कैल्सिनेशन? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब ये हो गया मेटल। अभी हम ये जो ऑक्साइड बना, इसका क्या करेंगे? रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे कौन कौन से होंगे? आई अमित, रिड्यूसिंग एजेंट्स रिडक्शन किससे कराएंगे? अभी बताया था मैडम। और महबूब और एल्यूमिनियम, कार्बन एंड एल्यूमिनियम रिडक्शन का प्रोसेस आपका होगा कार्बन एंड एल्यूमिनियम से, ठीक है। कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेकर भागेगा, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन को लेकर भागेगा, और इम्प्योर मेटल रह जाएगा, जिसके रिफाइनिंग से आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके। तो आप समझिए भाई साहब रिडक्शन का प्रोसेस, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, ठीक है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, आपका सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इसमें ये प्रोसेस आप नहीं कर सकते। ये लोग भाई साहब इसके साथ भी कंबाइन कर जाएंगे, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये आप मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका, तो यहाँ पे आपका सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये आपका मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है। आपका चाहे सल्फाइड ओर से आया हो या कार्बोनेट ओर से आया हो, चाहे रोस्टिंग से आया हो, चाहे कैल्सिनेशन से आया हो, आपका मेन प्रोडक्ट क्या बना? जिंक ऑक्साइड। अभी इसको भाई साहब आप क्या करेंगे? कोक के साथ ट्रीट कराएंगे, लेट्स से कार्बन, तो आपको क्या होगा भाई साहब? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और जिंक, दिस इज अ पॉइजनस गैस एंड जिंक विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये तरीका, ये रिडक्शन का तरीका आप इन सारे मेटल्स के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, पहले ही वैसे इनका ओर निकला थोड़ा सा इंप्योरिटीज के साथ साफ करके हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही करेंगे, हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि ये इनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन फिल्म? ओके ओके ओके। रिडक्शन, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे आपका देखो भाई साहब यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये भी आपका क्या है? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, सॉरी एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आपने भाई साहब मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर टू फॉर्म मैग्नीज व्हिच इज इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, ये जब फॉर्म होता है तो काफी हीट रिलीज होता है, इसको हम थर्माटाइट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आपने ये वेल्डिंग वालों को काम करते देखा है? क्या देखा है? सोल्डिंग करते हैं, सोल्डरिंग क्या होता है वो? ओके, ज्वाइन करते हैं जब, जैसे यहाँ पे ज्वाइन किया होगा, ये वाला जो जहाँ पे आपको ऐसा ऐसा उबड़ खाबड़ दिखता है, वो बेसिकली ज्वाइंट है। तो ये वाला पीस इस वाले पीस के साथ ज्वाइन किया गया है ना, ठीक है। तो ये कैसे ज्वाइन होता है? तो आप उन लोग एक रॉड इस्तेमाल करते हैं, देखो एक रॉड रहता है, ठीक है, और बहुत हाई फ्लेम रहता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, ये थर्माटाइट प्रोसेस से इतनी हीट डिलीवरी होती है। आपने देखा रहेगा उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं, ठीक है। तो इससे थर्माटाइट प्रोसेस एक हीट रिलीजिंग प्रोसेस है, बहुत बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, और इससे ये प्रोसेस होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो ये आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है। हमने इसके पहले क्या देखा? कार्बन इस्तेमाल किया था। तो कार्बन या एल्यूमिनियम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्साइड, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो आपका बन गया मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। तो एल्यूमिनियम इस तरह से देखो, जब भी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे ना, बहुत 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 ज्यादा हीट रिलीज होगी, ठीक है।
अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इतना कि भाई साहब चीजों को पिघला दे, और वही पिघलता है लोहे को यहाँ पे, मतलब वो जो पिघल रहा है वो इसीलिए पिघल रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, और ये नेचुरली इतना ज्यादा हीट रिलीज करेगा कि लोहे तक को पिघला देता है, इट कैन एक्चुअली मेल्ट इवन आयरन, ठीक है। सो इतना हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इसको हम थर्माटाइट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका देखो एल्यूमिनियम क्या हो गया, तो इसीलिए देखो बोला जा रहा है यहाँ पे मोल्टेन, ये जो मैग्नीज मिलेगा आपको ये मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हुई है एल्यूमिना के फॉर्मेशन में, ये भाई साहब इसको मेल्ट कर देगा, इट विल एक्चुअली मेल्ट इट, ठीक है। सो यू विल गेट मोल्टेन मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। This reaction is always used to join railway tracks or cracked machine parts. तो रेलवे ट्रैक्स जो है, अगर भाई साहब कोई क्रैक आ गया है या कोई क्रैक हो गया है मशीन पार्ट में, तो उसको ज्वाइन करना है अगर, तो यही वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4Al, दिस विल फॉर्म एल्यूमिना प्लस हीट. दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक मशीन पार्ट्स बिकॉज अ वेरी हाई, क्योंकि आप रेलवे ट्रैक्स में कैसे इलेक्ट्रिसिटी लेकर जाएंगे, वो जो तारे हैं वो भाई साहब बहुत हाई वोल्टेज पे है, उससे आप भाई साहब कोई रेलवे इंजन चला सकते हैं, लेकिन ये सब मरम्मत का काम नहीं कर सकते, वो सब बर्न आउट हो जाएगा, उसे कनेक्ट भी करेगा तो कोई उड़ जाएगा भाई साहब, ठीक है, हाई वोल्टेज है वो, ठीक है। तो इसीलिए उनको ये सब कैरी करना पड़ता है, ये आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। तो आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, ये है आपका रिएक्शन, इसको हम थर्माटाइट रिएक्शन बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। तो आयरन ऑक्साइड आपको कहां से मिला रहेगा, आयरन क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, ये बेसिकली आयरन पाइराइड में एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या हो गया, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर का आप क्या कराते हैं, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, रोस्टिंग कराएंगे आप, रोस्टिंग जब आप कराएंगे Fe2S, मतलब आप ऑक्सीजन के एक्सेस में इसको हीट कर रहे हैं, दिस विल फॉर्म Fe2O3, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे प्लस SO2, तो भाई साहब कर लो ना भाई साहब, अरे 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 अरे, तो ये हो गया S, ठीक है, Fe2, यहाँ पे अगर हम बैलेंस करते हैं इसको, O3, अगर हमने इसको 2 किया तो ये हो गया आपका 2Fe2, मतलब हो गया 4, और 3 2 जा 6, 6 प्लस ये हो गया 6 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 10, ठीक है, तो 5O2, ठीक है, 2Fe2S प्लस 5O2 इज इक्वल टू 2Fe2O3 प्लस 2SO2, S भी कितना हो गया आपका 2 हो गया दोनों तरफ, Fe कितना हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया आपका 3 दूनी 6 और 6 और 4 10, ठीक है, क्लियर है, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम थर्माटाइट रिएक्शन बोलते हैं, यही होता है जो वेल्डिंग वाले करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग वाले यही चीज करते हैं, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, वो आपके एल्यूमिनियम के रॉड्स होते हैं वो एक्चुअली, ठीक है, दीज आर बेसिकली एल्यूमिनियम रॉड्स, ठीक है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई साहब, आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट, ठीक है। और ये भाई साहब देखो जैसे आपका यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स में जॉइंट लगाना है, ठीक है, कहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे इसको करने के लिए, तो इस प्रोसेस से होता है, ये थर्माटाइट प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है भाई साहब, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम होता है भाई साहब, ये अपने आप ही रिएक्ट करेंगे, दे विल रिएक्ट ऑन देयर ओन एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि ये जो आयरन है ये पिघल जाएगा, ये आयरन पिघल जाएगा भाई साहब, और पिघल कर भाई साहब ये जॉइंट को, मतलब ये जो क्रैक आया है उसको भाई साहब भर देगा, ठीक है, दिस विल एक्चुअली मेल्ट एंड, ठीक है, दिस इज गोइंग टू मेल्ट इट, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम ये बना रहा है हीट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसको भर देगा ये, दिस विल एक्चुअली गोइंग टू फिल इट अप, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, इसको हम बोलते हैं थर्मेट रिएक्शन, थर्माटाइट रिएक्शन, दिस इज आल्सो नोन एज थर्मेट रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन सम रिएक्शंस इज सो लार्ज that the metals are produced in the molten state. In this case also, iron is produced in the molten state. These reactions are known as thermit reaction. इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये जो रिएक्शन है भाई साहब इसको हम थर्मिट रिएक्शन भी बोलेंगे, थर्मिट मतलब होता है आपका THERM, ये पोर्शन होता है भाई साहब आपके हीट से कंसर्न, ठीक है।
ठीक है, ओके। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जनरली एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। सम एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, एग्जांपल सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ मरकरी एंड कॉपर, ठीक है। ये आपके पास जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स कौन कौन से हो गए, कॉपर, मरकरी, ठीक है, फिर आपका सिल्वर, ठीक है, फिर आपका गोल्ड, प्लैटिनम भी, ठीक है, प्लैटिनम भी, ये सारा आपके पास अब लो रिएक्टिविटी मेटल्स है, ठीक है, ओके। जनरली एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, आपका जैसे गोल्ड फ्री स्टेट में रहेगा, वो ज्यादा करके किसी से कंबाइन करेगा नहीं, इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई साहब देखो, भाई साहब जमीन खोद कर देखो, शायद सोना निकल आए, ठीक है। तो सोना अगर रहेगा तो वो उसी फॉर्मेट में रहेगा, वो किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में रही रहेगा, उसके साथ किसी, उतना दूर क्यों देख रहा है, इतने यहाँ से देख लेना वैसा, ठीक है। तो ये बेसिकली गोल्ड जो रहेगा दैट विल बी इन एन अनकंबाइंड स्टेट, ये हो गया आपका प्लैटिनम, ठीक है। जनरली एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, सम एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, कुछ कुछ भाई साहब आपके कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स, एग्जांपल आपका मरकरी, कॉपर वगैरह, इसमें कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी कॉम्बिनेशन हो जाता है, जैसे कॉपर और मरकरी कंबाइन करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो कॉपर सल्फाइड, ठीक है, इनके भी भाई साहब और है, तो कॉपर सल्फाइड एक और हो गया भाई साहब। अभी इसको आपने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अगर आप एक ये कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, रोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जहां पे भी आपको ऐड होता हुआ दिख रहा है ना, वो प्रोसेस आपके रोस्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली रोस्टिंग, ठीक है। तो मतलब लो रिएक्टिविटी मेटेरियल्स का भी अगर आपको सल्फाइड और मिल जाता है तो इनिशियल प्रोसेस आपका क्या होगा, रोस्टिंग, ठीक है। क्योंकि इस सल्फर को भगाना आसान नहीं है, इस सल्फर को हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, Cu2 हो गया। अब इसको हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट के सामने लाते हैं, जैसे कार्बन हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, तो वो उसके लेकर भाग जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ वी विल गेट rid ऑफ दैट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस Cu2s। अभी यहाँ पे देखो क्या है, ये क्यों दिखाया जा रहा है, एनी आइडिया? कुछ कुछ केमिस्ट्री के रिएक्शंस ऐसे होते हैं ना, कॉपर एक लो रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा रिएक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे हमको एक एडवांटेज मिल जाता है, क्या एडवांटेज देख लो। तो देखो ऐसा चल रहा है, जैसे समझ लो आपका रोस्टिंग चालू है, ठीक है, ये आपका आधा समझ लो क्या हो गया है, मतलब आधा आपका Cu2s है और आधा अभी तक आपका Cu2 है, ठीक है। भाई साहब आप इसको हीट कर रहे हैं ना एक्सेस ऑफ एयर में, तो आधा Cu2s है और आधा अभी आपका Cu2O बन चुका है। अभी ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे आपस में, ठीक है, कंबाइन कर जाएंगे, हीट तो मिल ही रहा है प्रोसेस को, यू आर एनी विच वे इज हीटिंग इट। तो व्हाट हैज हैपेंड इज कॉपर सल्फाइड is starting to get converted into copper oxide, but even before the entire conversion has happened, what is happening is this Cu2UO will actually combine with Cu2s टू फॉर्म कॉपर, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है भाई साहब प्योर कॉपर, समझ में आ रहा है। तो आपका जो एक और प्रोसेस था, क्या प्रोसेस था भाई साहब, आपका ऑक्सीजन को भगाने का प्रोसेस, वो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका समझ लो आप इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका बना है यहाँ पे Cu2O और Cu2s, ठीक है, ये अभी हीटिंग का प्रोसेस चालू है। यहाँ पे भाई साहब इन दोनों के रिएक्शन से ही आपको कॉपर मेटल मिल जा रहा है, यू आर गेटिंग प्योर कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज एस्केपिंग एज अ गैस। So you would not generally need the additional process of reduction, which will generally take place if you happen to use a reducing agent like carbon or aluminium. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। सो ये आपके लो रिएक्टिव मेटल्स का एक हिस्सा है, ओके। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, ये सिनेबार बोलते हैं हम इसको, ये इसका ओर है, ठीक है। तो जैसे आपका मरकरिक सल्फाइड है, क्या करेंगे, रोस्टिंग, ठीक है, सल्फाइड ओर है, तो रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा HgO प्लस SO2, ठीक है। अभी इस HgO को हम क्या करेंगे भाई साहब, HgO को हीट करेंगे अगर हम, ठीक है, HgO प्लस हीट इज इक्वल टू SO2, इसके साथ कंबाइन करेगा भाई साहब HgS, ठीक है, HgO प्लस, तो ये बन जाएगा आपका 3Hg प्लस SO2, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 3Hg प्लस SO2, ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब रिफाइनिंग। तो आपने पहले देखा कि हम कोर्स से मेटल को रिएक्शन कराकर पहले एक इम्प्योर मेटल को निकालते हैं, इस इम्प्योर मेटल का हमको करना पड़ता है रिफाइनिंग। व्हाट इज दिस प्रोसेस पीपल? द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर,
they contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. इसको अपन बोलेंगे भाई साहब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो ये आपका देखो जैसे प्योर कॉपर आपका कैथोड में है, प्योर कॉपर इज इन द फॉर्म ऑफ कैथोड। ये हो गया एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। व्हाट डू यू माइंड बाय एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? ये आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड किया है। एसिड ऐड करने का पर्पस क्या है, कोई बता सकता है भाई साहब? व्हाई हैव वी एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अ पिंच ऑफ एन एसिड? और आयंस का क्या करेंगे अपन? देखो आपका अगर सिर्फ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे तो उसमें आपको आयंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इसमें एसिड ऐड कर दिया H2SO4 तो इसको कंडक्टर बना देगा ये, क्योंकि H2SO4 आपका भाई साहब आयंस जनरेट करेगा। तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, क्योंकि देखो ये तो एक्सटर्नल सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट है, इंटरनली कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? आयंस से। जितना ज्यादा आप आयंस क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। हम जब देखो हम जब किसी लाइव वायर को छूते हैं तो हमको शॉक क्यों लगता है? क्योंकि हमारे बॉडी में भी ये आयंस है, तो दे दे गेट द रूट टू फ्लो इनटू द अर्थ। तो यहाँ पे भी आपको भाई साहब आयंस क्रिएट करना है, और इसी आयंस को क्रिएट करने के चक्कर में आपने थोड़ा सा एसिड ऐड किया है इसमें। यू हैव एडेड अ पिंच ऑफ एसिड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? सो ये हो गया आपका बैटरी इम्प्योर कॉपर, इम्प्योरिटी एनोड मड, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब कॉपर, so this is basically copper which is getting deposited here। ये कॉपर भाई साहब ये इम्प्योर है कॉपर, और ये प्योर कॉपर एज कैथोड है। कैथोड कैसे भाई साहब इसको समझो, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है, तो ऑब्वियसली इसके साथ क्या अटैच होगा? नेगेटिव प्लेट। और इसके साथ क्या अटैच होगा? पॉजिटिव प्लेट। जैसे आपने बैटरी में स्विच दे दिया, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नाउ? कॉपर आयंस विल बेसिकली स्टार्ट फ्लोइंग हियर। ये कॉपर आयंस जो इम्प्योर थे, मतलब इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें से प्योर कॉपर जाकर इससे चिपक जाएगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज, और जो इम्प्योरिटीज थी वो भाई साहब नीचे गिर जाएंगी एज एनोड मड। इसको अपन बोलते हैं एनोड मड। एनोड इज बेसिकली व्हाट? दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड एंड दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है उसको अपन कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। तो impurities will settle down as anode and purities will be carried out to the cathode. So pure copper as cathode, acidified copper sulfate solution है भाई साहब, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, impure copper will settle down, ठीक है। तो insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and known as anode mud। जितने भी आपके impure हैं, ठीक है, impurities will settle down as anode mud। insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? एनोड मड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अभी आपका एक और जो फिनोमिना है वो क्या है? कोरोजन का है। कोरोजन मतलब क्या होता है? जंग लगना, ठीक है। कहीं कहीं पे जंग लगना अच्छा है, किसमें? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में जंग लगना अच्छा है क्योंकि वही जंग जो है उसको अंदर जाने नहीं देता है, ठीक है। बट ज्यादा करके लोहे की चीजों में जंग लगना बुरा है, ठीक है। कोरोजन ऑफ मेटल्स, कोरोजन इज द डिग्रेडेशन ऑफ materials due to reaction with its environment। silver articles become black after some time when they are exposed to air। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको मैंने बोला था कि एक सड़े हुए अंडे जैसा बास आता है एक गैस से, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये बहुत मिनिमम ट्रेसेस में आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। तो सिल्वर जो है इसके साथ रिएक्ट करता है H2S, ठीक है। और ये क्या बनाया जाएगा भाई साहब? AgS प्लस H2। AgS जो है वो ब्लैक होगा, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली ब्लैक इन कलर। Copper reacts with moist carbon dioxide in air and slowly loses its shiny brown। तो कॉपर भाई साहब moist carbon dioxide के साथ रिएक्ट करेगा और shiny brown surface and gains a green coat। This green substance is known as copper carbonate। इसको अपन बोलेंगे copper carbonate, ठीक है। तो iron when exposed to moist air for a long time acquires a coating of brown flaky substance called rust। इसमें भाई साहब रस्ट पकड़ लेता है, ठीक है। moist flaky substance जैसे रस्ट पकड़ लेगा ये, ठीक है। ओके, सो कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट, तो ये आपका आयरन नेल है भाई साहब। दिस इज बेसिकली आयरन नेल इन वाटर, ठीक है। आपका भाई साहब आयरन नेल इन ऑयल बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। फिर आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये आपने एक आयरन नेल डाला है वाटर में, ठीक है, और ये बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है, ऑयल और आयरन नेल है ये, ठीक है। और ये ड्राई एयर है और यहाँ पे आयरन नेल, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली करता क्या है? देखो तीन सिचुएशंस हैं।
तीनों में आपने आयरन नेल डाला है टेस्ट ट्यूब में, एक में आपने आयरन नेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डाला है, एक में आपने आयरन नेल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर डाला है, और एक में आपने आयरन नेल डाला है, वाटर नहीं डाला, लेकिन यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला है। अभी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता क्या है इसको बता दूं आपको। कैल्शियम क्लोराइड ड्राई फॉर्मेट में क्या करेगा, वाटर को अब्सॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, ठीक है। ये मतलब वाटर को एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब करेगा, मतलब इसके अंदर जो वाटर होगा उसको भी अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई वाटर बचेगा ही नहीं, यहाँ पे एयर है और ऑयल है, ठीक है। यू आर फिल्ड इट विथ ऑयल और आयरन नेल है। तो आपको रस्ट कहां पे दिखेगा, यू विल सी रस्ट ओनली एट दिस पोर्शन जहां पे आपका वाटर है, ठीक है। यू विल सी रस्ट हैपनिंग टू द आयरन नेल ओनली एट दिस पोर्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आयरन नेल को किसी भी लिक्विड से एक्सपोज करेंगे तो क्या वो रस्ट होगा? नहीं, तेल से वो रस्ट नहीं होगा, ठीक है। तेल से वो रस्ट नहीं होगा। और अगर हमने एक ऐसा एनवायरमेंट दिया जहां पे एयर तो है लेकिन एयर के अंदर वाटर वेपर नहीं है, तो भी वो हमको रस्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। एयर के अंदर वाटर वेपर अगर नहीं रहेगा तो भी वो हमको रस्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। इसीलिए कोस्टल एरियाज में आपकी चीजों की जो आयरन की चीजें हैं उनकी रस्टिंग ज्यादा होती है, ठीक है। कोस्टल एरियाज में यू विल फाइंड मोर ऑफ रस्टिंग। तुम तो सो ही जाओ भाई साहब, ठीक है। और अगर आप ड्राई एरियाज में देखेंगे, जैसे नॉर्थ वगैरह में चला जाएंगे, वहां पे उतनी रस्टिंग नहीं होगी क्योंकि वहां पे मॉइस्चर कम है एटमॉस्फेयर में। क्या ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो इफ यू सी, ठीक है, यू विल सी दैट रस्टिंग हैज हैपेंड ऑन दिस, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन भाई साहब, एक हो गया आपका गैल्वेनाइजिंग, कल भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था और आज शायद आपके क्वेश्चन में भी था ये गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील। तो आपका जिंक का कोटिंग, अभी देखो जैसे जितने भी आपके रेलवे लाइंस हैं वो तो भाई साहब कंटिन्यूअसली एक्सपोज हैं टू एटमॉस्फेयर, टू भाई साहब रेल्स, तो उसमें तो रस्टिंग होनी होनी है, ठीक है। और अगर रस्टिंग हो जाती है वहां पे तो इट कैन बी लीडिंग टू अ मेजर एक्सीडेंट। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, इट इज बेसिकली कोटेड विद जिंक। और ये जो जिंक का प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं कोटिंग विद जिंक, इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन हो रहा है। तो अलॉइंग क्या होती है भाई साहब? अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more metals or a metal and a non-metal is called an alloy, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल का, इसको अपन एलॉय बोलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर what is basically an alloy, a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal is known as an alloy। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत जरूरी है। Done. A homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal is called an alloy, ठीक है। How is it prepared? An alloy is prepared by melting the main metal, ठीक है, and then dissolving the other elements in it in a specific proportion। तो मेन मेटल को मेल्ट किया जाता है, जैसे आपका देखो स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो होता है जिसमें स्टेन्स नहीं होते हैं, स्टेनलेस स्टील, इसमें मेन मेटल होता है आयरन का, इसमें अपन कार्बन में मिलाते हैं। फिर आपका भाई साहब वी विल मिक्स क्रोमियम एज वेल, निकल एज वेल, ये सारी चीजों को भाई साहब मिलाया जाता है, ठीक है। और बनता है आपका स्टेनलेस स्टील, जिस जो जंग रहित स्टील होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसमें उतनी जल्दी जंग नहीं पकड़ेगा। An alloy is prepared by melting the main metal and then dissolving the other elements in a specific proportion। तो alloying, examples of alloys भाई साहब ये सारे आपके alloys हैं, ठीक है। ब्रास, ब्रास इज एन alloy of copper and zinc, ठीक है। ब्रास किससे बनता है? आपका कॉपर और जिंक से बनता है, ठीक है। ब्रोंज आपका बनता है कॉपर एंड टिन से, ठीक है, कॉपर एंड टिन से, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील आपका किससे बनता है? देखो मेन मेटल आपका क्या है यहाँ पे? आयरन है, निकल एंड क्रोमियम, हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, ठीक है, ओके। इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मर्करी देन द alloy इज नोन एज एमलगम, ये लिख लीजिए भाई साहब,
ठीक है। अगर इनमें से अगर एक मेटल आपका मरकरी का है तो जो भी अलॉय आप बना रहे होंगे उसका नाम होगा एमलगम। The properties of alloys, the electrical conductivity of alloys is less than that of pure metals. ये थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट गिरेगा, ठीक है। आपका जो कंडक्टिविटी होगी वो थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ alloys is less than that of pure metals. Bronze and brass alloys of copper are non-conductors of electricity. जैसे ब्रॉन्ज एक कॉपर का अलॉय है और ब्रास भी एक कॉपर का अलॉय है। कॉपर खुद एक अच्छा कंडक्टर है, लेकिन इनके जो अलॉयज बनाते हैं वो गुड कंडक्टर्स नहीं है, ठीक है। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑलमोस्ट इंसुलेटर्स हो गए, ठीक है। क्लियर है? ओके। प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, इस पे आप काम कर ही नहीं सकते, कोई भी ज्वेलर इस पे काम नहीं कर सकता है। 24 कैरेट का गोल्ड हम बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन 24 कैरेट के गोल्ड पे आप काम ही नहीं कर सकते, आप ज्वेलरी डिजाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इट इज अलाउड विद ईदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। तो उसको भाई साहब थोड़ा बहुत आपको सिल्वर और कॉपर मिक्स करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक इट हार्ड, सो दैट यू कैन बेसिकली आप उसमें नक्काशी वगैरह कर सके, डिजाइन वगैरह बना सके, ठीक है। 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, तो ऑर्नामेंट्स जो बनते हैं वो 22 कैरेट गोल्ड से बनते हैं, ठीक है। इट मींस दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ ईदर कॉपर और सिल्वर। तो 24 कैरेट के गोल्ड में 22 कैरेट आपका प्योर सोना होता है, 22 पार्ट्स इज प्योर गोल्ड एंड 2 पार्ट्स इज दैट ऑफ ईदर कॉपर और सिल्वर। जो भी आपको भाई साहब ज्यादा चमक वाला अगर आपको गोल्ड चाहिए तो आप सिल्वर यूज करते हैं, ठीक है, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मिक्स कॉपर, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस फनम पीपलम? So this is basically finishing the chapter. I will deal more with extraction process of metals. Certain metals का आपका processes है वो भी अपन करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग को है भाई साहब ये extraction of metals है? इतना ही था तुम लोग का? इतना ही था, ओके। रोस्टिंग कैल्सिनेशन ये सभी था तुम लोग का भाई साहब, है ना? बेयर्स प्रोसेस वगैरह है, तुम्हारा थोड़ा ज्यादा एडिशन है। आई विल finish off with yours as well, okay। That